चलो भाई चालू करते हैं। उस दिन पढ़ाया था समरूप आवेशित अनंत अचालक परत परत या चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की जरूरत। आज अपन पहले 2-3 टिप्पणियां पढ़ा देते हैं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। तो टिप्पणी है फर्स्ट, देखो चालक होता है और एक कुचालक होता है। कुचालक को अपन अचालक भी कहते हैं। सबसे पहले तो अपन चलते हैं कि जब चालक और कुचालक में क्या अंतर है, थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। वैसे तो 5वें पार्ट में है और 16वें पार्ट में आएगा। चालक वे पदार्थ हैं जिनमें आसानी से धारा का प्रवाह हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें काफी अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चालकों के उदाहरण सभी धातु में सोना, चांदी, सीसा, रस्ता, लोहा, तांबा, सोडियम, मैग्नीशियम। अब आते हैं कुचालक। कुचालक वे पदार्थ हैं जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है क्योंकि इनमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ये तो आ गया समझ में अपने पास। अब विद्युत क्षेत्र में चालक और कुचालक ये विद्युत आवेश देते हैं, तो चालक और कुचालक कैसे व्यवहार करते हैं। जब भी किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसकी बाह्य सतह पर वितरित होता है। उसके आयतन में आवेश का मान किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। मतलब उसके अंदर आवेश उपस्थित नहीं होता है। जबकि कुचालकों में क्या होता है? आयतन में आवेश डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, जहां दोगे वहां चला जाएगा। उसमें ये नियम लागू नहीं है भाई, केवल सतह पर ही जाएगा। जबकि चालकों में रहता है कि कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी सतह पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो क्या टिप्पणियां हैं? टिप्पणी नंबर फर्स्ट है कि जब भी किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसकी बाह्य सतह पर वितरित हो जाता है। अब सवाल उठता है कि अंदर क्यों नहीं होता है, तो अपन ये मान लेते हैं, माना कि यदि कुछ आवेश चालक के अंदर भी चला जाता है, जैसे ही आवेश चालक के अंदर चला जाएगा तो आवेश अंदर जाएगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन अपन ये जानते हैं, प्रायोगिक परिणामों से स्पष्ट होता है कि चालक के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं रहता है। और यदि अपन ये माने कि चालक के अंदर आवेश चला गया तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो कि संभव नहीं है। अतः क्या स्पष्ट होता है कि किसी भी चालक को आवेशित करने पर उसके भीतर आवेश का उपस्थित होना संभव नहीं है। आवेश कहाँ जाएगा? उसकी बाह्य सतह। ये टिप्पणी नंबर फर्स्ट है। उसके बाद में आती है टिप्पणी सेकंड और एक आएगी टिप्पणी थर्ड। देखो देखिए, फर्स्ट नंबर का जो मोशन है, फर्स्ट है, सेकंड नंबर ये कहता है कि किसी भी आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हो ही नहीं सकता। अब कारण, यदि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन पर विद्युत बल कार्य करेगा, जबकि परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कोई भी विद्युत बल कार्य नहीं करता है। इसका मतलब टोटल विद्युत क्षेत्र चालक के अंदर कितना होना चाहिए? 0। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र भी 0 होना चाहिए और आवेश भी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसको अपन स्थितिज ऊर्जा से भी समझ सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम तभी होगा जब सारा का सारा आवेश उसकी बाह्य सतह पर चला जाए। फिर आते हैं टिप्पणी नंबर थर्ड। ये भी चालकों के लिए है कि किसी भी आवेशित चालक में विद्युत क्षेत्र का सतह के लंबवत घटक तो विद्यमान रहता है, परंतु स्पर्श रेखीय घटक विद्यमान होना संभव नहीं है। या यूं कहें कि स्पर्श रेखीय घटक जो है वो 0 के बराबर हो जाता है। केवल कौन सा घटक विद्यमान रहेगा? सतह के लंबवत घटक ही विद्यमान रहता है। स्पर्श रेखीय घटक का मतलब समझ में आ गया? चालक की सतह के समांतर। क्यों होता है ऐसा? यहाँ से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर धनावेश है, यहाँ भी धनावेश है। अब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो आवेश से बिंदु की ओर, आवेश के बिंदु की ओर कैंसिल होता है कि नहीं होता? यहाँ धनावेश, यहाँ धनावेश, इसका इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारे घटक जो स्पर्श रेखा की दिशा में है वो तो सारे के सारे क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब आ जाते हैं ऊर्ध्व घटक। ये धनावेश है, विद्युत क्षेत्र ऊर्ध्व घटक के लिए बाहर की ओर, ये भी बाहर की ओर, यहाँ भी बाहर की ओर। ये सभी घटक जुड़ेंगे या नहीं होगा?
जुड़ेंगे क्योंकि सारे के सारे एक इंसान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो सतह के लंबवत घटक तो विद्यमान रहेगा, परंतु सतह के समांतर या स्पर्श रेखा घटक का विद्यमान होना संभव नहीं है। ये तीनों ही चीजें हमको काम करनी है। और एक और तरीका है कि अगर स्पर्श रेखा घटक विद्यमान हो जाए तो क्या होगा। अगर स्पर्श रेखा घटक विद्यमान होगा तो सतह के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर फिर बल कार्य करेगा, लेकिन अपन ये जानते हैं कि कोई बल कार्य नहीं करता है। तो सतह के समांतर या स्पर्श रेखा घटक का विद्यमान होना पॉसिबल है नहीं। नेक्स्ट अपन चलेंगे समआवेशित अचालक ठोस गोले के कारण चलो पहले एक मिनट पट्टिका बता देता हूँ। समावेशित है अनंत चालक पट्टिका। दूसरे के देखो जी सबसे पहले अपन चलते हैं परत पढ़ाई थी। परत और पट्टिका में क्या डिफरेंस है। परत में से आप आर पार गुजर सकते हैं, जबकि पट्टिका के आर पार गुजरना पॉसिबल है नहीं है। परत का उदाहरण जैसे वायु की परतें हो गई या फिर बादल हो गए अपने पास, वो परत का उदाहरण है जिसको चालक भी कह सकते हैं। लेकिन पट्टिका में से आर पार नहीं जा सकते। जैसे मेरा हाथ मान लो चालक पट्टिका का मानते हो, ये बोर्ड मान लो, बोर्ड में से भी अपन आर पार है नहीं गुजर सकते। तो धातु की चालक प्लेटें जो है ना वो सारी की सारी इसी का उदाहरण है। माना कि कोई अनंत चालक पट्टिका है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना मान लिया मैंने सिग्मा। जब भी आवेश देंगे संपूर्ण आवेश का वितरित हो जाएगा इसकी बाह्य सतह पर। ये लंबाई इनफाइनाइट है इसलिए मैंने दोनों तरफ ऊपर कवर नहीं किया इसको। अनंत चालक पट्टिका है, आवेश इसकी बाह्य सतह पर वितरित हो गया। तो पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए अपन ने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की। ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ जो है वो इस तरह से माना गया है पहली बार। देखो भाई ये यूं नहीं है जैसा डायग्राम, ये यूं, ये यहाँ पर है इसकी पोजीशन, ये समझ में यहाँ से आएगा। ये यूं नहीं है, मतलब ये जो डायग्राम है ये 2D का नहीं है, डायग्राम 3D का है आपके पास। तो ये गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार जो है यूं नहीं माना जाएगा, ये यहाँ पर है गॉसियन पृष्ठ की पोजीशन। सबसे पहले अपन चलें, ये S1 पार्ट हो गया। कहाँ है पट्टिका के अंदर। अंदर विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होता है 0 के बराबर। तो S1 में तो विद्युत क्षेत्र 0 हो गया, इसको तो भूलो आ गया। सबसे पहले ये पॉजिटिव चार्ज है, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर हो जाएगा, इधर में 2 के लिए निकल हो गया। अब इसका आ जाओ, इसका सदिश क्षेत्रफल तल के लंबवत बाहर की ओर, तो क्षेत्रफल भी इधर हो जाएगा, धनावेश से विद्युत क्षेत्र भी इधर हो जाएगा। कोण कितना हो गया E और DS 0 डिग्री। ये S3 का होगा। अब आ जाओ S2 का। सबसे पहले विद्युत क्षेत्रफल इधर ही होगा, इधर दोनों के लिए। इसका क्षेत्रफल इधर हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ लोगे तो भी इधर हो जाएगा। E और DS में कोण कितना डिग्री होगा 90 डिग्री का। तो एक वृत्ताकार भाग तो प्लेट के अंदर है, उसका विद्युत क्षेत्र 0 हो गया। दूसरे वाला भाग बाहर है, उसके लिए कोण 0 हो गया। जो बेलनाकार भाग या वक्राकार भाग जिसको कहते हैं, उसके लिए E और DS के मध्य कोण किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा।
अब अपन चले गॉस के नियम से, बोलो गॉस के नियम से ई वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा 2 नोन है 0। ठीक है, ये पढ़ा रखा है सिग्मा बराबर d2 by ds, d2 बराबर क्या होता है सिग्मा ds। ये तो अल्पांशों के लिए है। टोटल चार्ज अगर सिग्मा क्यू ले लें तो सिग्मा पहले इसको s से रखो, इसमें क्या रहेगा ई वेक्टर डॉट ds बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन है 0। इसके तीन टुकड़े कर सकता हूं, एक s1 के लिए, एक s2 के लिए, एक s3 के लिए। समाकलन के जितने चाहो उतने पार्ट कर सकते हो। s1 ई वेक्टर डॉट ds, s2 ई वेक्टर डॉट ds, s3 ई वेक्टर डॉट ds बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन है 0। अब इनको एक्सपांड करें अगर अपन, अगर बोलते हैं तो सबसे पहले तो आ जाओ इसका, ये तो 0 हो गया, हटाओ इसको, ये पहला पद तो 0 क्योंकि तो 0 हो जाएगा s2 के। दूसरे पद में बोलो s2 eds cos नंबर, तीसरा बोलो s3 eds cos 0 बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन है 0। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक लाइन बोलो, मैं मिटाऊंगा इसको। हाँ जी, अब देखो cos 90 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर केवल ये बचा ds बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन है 0 की आउटसाइड में रखेंगे, अंदर में रहेगा ds सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन 0, इंटीग्रेशन करो s सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन है 0, s से कैंसिल जाएगा, कैंसिल हो। ये किसके बराबर आ गया बताओ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और ई इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया सिग्मा। ठीक है, ई और सिग्मा में ग्राफ खींचोगे, स्ट्रेट लाइन आएगा अपने पास। अगर ई और आर में ग्राफ खींचे तो कैसा आएगा, एक्स अक्ष के समांतर रेखा आएगी। क्यों, क्योंकि ई का मान आर पर निर्भर नहीं करता है, इसमें आर कहीं भी नहीं आ रहा है, आर के पर तो कैसे भी लिखना है, बाकी इसमें आर कहीं भी नहीं आ रहा है, तो कैसा ग्राफ आएगा एक्स अक्ष के समांतर रेखा, मान किसके बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर। अपन ये कह सकते हैं अनंत चालक पट्टिका के लिए ई का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, और प्लेट के निकटतम सभी बिंदुओं के लिए इसका मान एक समान प्राप्त हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे अपन, देखो भाई अनंत चालक पट्टिका पढ़ाई में है ना, प्रस्तावित के लिए तो कौन सा काम में लिया है सिग्मा। प्लेट कहते हैं इंग्लिश में इसको, प्लेट में मोटाई को नगण्य, ये है कॉन्सेप्ट इसका। तो लंबाई भी होगी चौड़ाई भी होगी, पर मोटाई किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर। तो ये अनंत चालक पट्टिका मान लो किताब जो दिख रही है आप लोगों को, कितनी सतह है इसमें, 2,
एक ये वाली और एक इधर वाली। अब ये नहीं है, कारण मोटाई क्या मानी है अपन ने, अनंत चालक पट्टिका में दो सतह होती है, एक इधर वाली हो जाएगी एक इधर वाली हो जाएगी। तो जब भी किसी अनंत चालक पट्टिका को आवेशित किया जाएगा तो आवेश भी दोनों सतह पर बराबर बराबर जाएगा, आधा आवेश इधर जाएगा आधा आवेश इधर चला जाएगा। अब आवेश जब आधा आधा हो गया तो विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। अभी टोटल विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो एक साइड में कितना हो जाएगा, इस साइड में देखोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और इतना ही इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसका मतलब अनंत चालक पट्टिका के एक और विद्युत क्षेत्र का मान कुल तो ये आया था कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 अनंत चालक है पट्टिका के एक और विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, P डैश बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। एक साइड में कौन साइड लेते हैं, तो यूं देख लो ये प्लेट हो गई, तो इधर P डैश बराबर क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इधर भी लोगे तो भी क्या आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। क्लियर है मामला। अब अपन इसी के आधार पर एक उदाहरण चल रहा हूं मैं। ये दो प्लेटें, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ए बिंदु है, ये बी है और ये बिंदु कौन से ले लेता हूं मैं, सी ले लेता हूं। तीन बिंदुओं पर अपने को विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इसका प्रस्ताव सिग्मा 1 माना है, इसका क्या माना है अपने सिग्मा 2। इसके कारण विद्युत क्षेत्र E1 बराबर सिग्मा अपॉन एक साइड में 2 एप्सिलॉन 0 और इसमें भी एक साइड में कितना हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यहां तक समझ में आ गया। अब ए बिंदु के लिए निकालो, इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र किधर माना है E1, किधर होगी इस साइड में होगी, इस साइड में होगी, इस साइड में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के लिए क्या नियम बताया था मैंने, आवेश से बिंदु के लिए धन आवेश है, तो ये E1 हो गया कि नहीं हो गया। अब वो दूसरा धन आवेश है, उसके लिए भी किधर होगा आवेश से बिंदु, ये हो गया कि नहीं हो गया। E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, तो E सेम है तो जोड़ दो, E1 प्लस क्या हो जाएगा E2 सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और ये भी सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर क्या दे दिया जाए देखो सिग्मा। तो आंसर क्या रहेगा E a सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, आंसर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये बताया। अब आ जाओ बी पॉइंट के लिए, ये भी बिंदु है, विद्युत क्षेत्र बोलो पहले प्लेट के कारण आवेश से बिंदु की ओर, इसके लिए भी बोलो आवेश से E1 और E2 जुड़ेंगे या बैठेंगे, बैठेंगे, बैठेंगे तो EB बराबर क्या लिखोगे बताओ उसको, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 एंड अपने पास क्या रिजल्ट बढ़ेगा EB सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन है। आगे समझ में। और अगर मान लो कि यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा हो, EB किसके बराबर होता है 0 के बराबर, इसका मतलब ये होगा कि तो अनंत चालक पट्टिकाएं जिन पर सजातीय आवेश है, मतलब एक ही तरह के आवेश है, आवेश घनत्व भी समान है, तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र हमेशा ही किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। एक सी पॉइंट को बता देता हूं, सी पॉइंट में पहली प्लेट के कारण आवेश से बिंदु की ओर, फिर दूसरे प्लेट के कारण आवेश से बिंदु की ओर, जुड़ेंगे या घटेंगे, जुड़ेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा एंड सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा दैट EC इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सेम ये रिजल्ट जो है ना
दोनों प्लेटों को अगर ऋणावेशित कर लेते हो तो भी ये रिजल्ट आ जाते हैं, क्योंकि ये सजातीय आवेशों के लिए है तो दोनों ऋणावेश भी कौन से हो जाएंगे, दोनों ही सजातीय आवेश हो जाते हैं। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर विजातीय आवेशों के लिए बता रहा हूँ। बंद बंद पृष्ठ की जरूरत ही नहीं है, उसका कारण है अपन तो सीधे उत्तर काम में ले रहे हैं ना परिणाम। बंद पृष्ठ वगैरह सब कर चुके हैं हम पहले, अपन ने अभी कैलकुलेशन की थी वो सारे कर चुके हैं। अब तो सीधे परिणाम में काम में ले रहे हैं ना, गाउस का नियम तो इनमें लग चुका है, अभी तो पहले टॉपिक पढ़ाया था, मैं अप्लाई कर दिया, उत्तर काम में ले रहे हैं। अब सवाल उठे भाई उत्तर सही है क्या, तो गाउस के नियम से चले गए अपन, उससे लाए तो वो सही। हाँ जी भाई, नेक्स्ट है, इसी का बता रहा हूँ। अगर एक प्लेट तो पॉजिटिव हो और दूसरी प्लेट क्या हो, नेगेटिव हो, फिर तीन बिंदु लेंगे, ए, ये बी और ये क्या हो जाएगा, सी। सबसे पहले तो अपन चले वही सिग्मा 1 ये सिग्मा 2 E1 ये क्या हो जाएगा, E2। आवेश है बिंदु की ओर, E1 हो जाएगा। इसमें बोलो बिंदु से आवेश की ओर E2 हो गया, तो ई ए बराबर क्या आएगा बताओ, E1 माइनस E2 हो जाएगा। और ई ए बराबर क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा 1 अपॉन 0 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 0। यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा हो तो ई ए किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ये विजातीय आवेश हो गया। मिड पॉइंट पहले नीचे वाले बिंदु पर आवेश है बिंदु की ओर E1, बिंदु से तो E2 हो गया, तो EB बराबर क्या आएगा बताओ, E1 प्लस E2 हो जाएगा। क्या रहेगा, सिग्मा 1 अपॉन 0 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 0। और यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा 1 हो तो EB का आंसर कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, चौथे पाठ की शुरुआत इसी से होती है, जिसमें संधारित्र पढ़े जाते हैं। संधारित्र में क्या होता है कि दो प्लेटें होती है जिनका क्षेत्रफल समान होता है, जिनकी लंबाई समान होती है, आवेश का परिमाण भी समान होता है, लेकिन प्रकृति क्या होती है उनमें विपरीत होती है। मतलब संधारित्र में एक पॉजिटिव प्लेट होगी, एक नेगेटिव प्लेट होगी, तो उनके बीच में विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखना है, तो वहां पर तीसरा पॉइंट चलो, आवेश से बिंदु की ओर और बिंदु से आवेश की ओर, तो क्या हो जाएगा, इसी E1 माइनस E2 सिग्मा 1 अपॉन 0 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 0। फिर सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, देन वी गेट EC इज इक्वल टू 0। तो इसमें अपने पास 0 विद्युत क्षेत्र कहां आ सकता है, प्लेटों के बाहरी भाग में विद्युत क्षेत्र 0 हो सकता है, प्लेटों के भीतरी भाग में विद्युत क्षेत्र 0 होना संभव नहीं है। इसमें छोड़ की जरूरत नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है भाई,
सम आवेशित अचालक कोष गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक गोलीय कोष जो है ना उस सिलेबस में से हटा दिया है। एक टॉपिक है इसके पहले ही है वो कि सम आवेशित चालक गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो राजस्थान बोर्ड ने उस सिलेबस में से हटा रखा है, इसके लिए डायरेक्ट ये काम किया है। सम आवेशित अचालक कोष गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक गोला है, आवेश दोगे अनिश्चित होगा उसके आयतन में विपरीत हो जाएगा। तो माना कि कोई अचालक ठोस गोला है जिसे क्यों आवेश दिया गया है, त्रिज्या कितनी है इसकी, कैपिटल आर है। आयतन आवेश घनत्व कितना मान लिया मैंने, रो मान लिया। रो का मान रो क्या होगा, आवेश बटे आयतन 4/3 पाई r3। ये समीकरण एक पढ़ा रखा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। dq by dt होता है तो 2/4 by r है, जो हो जाएगा। अब तीन बिंदुओं पर अपने को विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। कहां कहां पर, एक तो ठोस गोले के बाहर, एक ठोस गोले की सतह पर, और तीसरा कहां हो जाएंगे, ठोस गोले के अंदर। तो पहला पॉइंट अपन पकड़ रहे हैं, ठोस गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो ये तो अचालक ठोस गोला है। इस अचालक ठोस गोले के चारों ओर एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की गई है। ये गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है, ठीक है। अचालक गोले की त्रिज्या वो तो कैपिटल आर मान ली, और जो गाउसीय पृष्ठ माना है उसकी त्रिज्या मैंने स्मॉल आर मान ली। संपूर्ण आवेश का विपरीत हो जाएगा इसके आयतन में, या आयतन में आवेश का वितरण हो गया। अब अपन चल रहे हैं, इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की सतह पर एक अल्पांश मान लिया। इस अल्पांश के लिए ई का मान किधर हो जाएगा, बाहर की ओर, और ds का मान भी किधर हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। देखो भाई, गाउस ने जिन पृष्ठों की कल्पना की थी उनको गाउसीय पृष्ठ कहा जाता है। गाउसीय पृष्ठ की परिभाषा कोई स्पेशल परिभाषा कुछ भी नहीं है। गाउस ने गणना करने के लिए जिन पृष्ठों की कल्पना की थी वो गाउसीय पृष्ठ कहलाते हैं। और गाउस ने अपनी सुविधा के हिसाब से कल्पना की थी। जैसे किसी में तो बेलनाकार पृष्ठ काम में लेते हैं, किसी में गोलाकार पृष्ठ काम में लेते हैं, किसी में घन या नाभाकार पृष्ठ काम में लेते हैं। सवाल उठता है कि सब में अलग अलग क्यों लेते हैं। तो गाउस के नियम में विशेषताओं में मैंने एक चीज ये बताई थी कि गाउस के नियम में पृष्ठ कैसे होनी चाहिए, नियमित ज्यामितीय आकृति के होने चाहिए ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। फिर सवाल उठता है कि कहाँ बेलनाकार है कहाँ गोलाकार है, वो अपने आप ही समझ में आ जाता है। ऐसा प्रश्न लेना चाहिए कि गणना जटिल नहीं हो। जैसे अब आवेशित गोला है, उसके चारों तरफ तुम बेलन मानोगे तो फिर जटिल हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि है गोला और पृष्ठ बेलनाकार ले लिया तो गणना में जटिलता आ जाएगी। तो गोले के चारों ओर पृष्ठ कैसा ले लें, गोलाकार ही ले लें। अब जैसे ये समावेशित अनंत चालकता है, विद्युत क्षेत्र चारों ओर उत्पन्न होता है। कोई कहे भाई मैं गोला मानूंगा, तो भाई तू गोला मानेगा तो बैठेगा कैसे मानूंगा, क्योंकि गोला मानने में अपने पास दिक्कत आएगी ये नहीं आएगी। इसीलिए सबसे बढ़िया पृष्ठ कौन सा लगा इसके लिए, बेलनाकार पृष्ठ हो गया। तो मैंने बताया था ना, अनंत चालकता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका रिजल्ट आया था E बराबर 2 lambda/r। उसमें पृष्ठ कैसा मानना पड़ता है, फिर बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की जाती है। जैसे मान लो कि ये हार है, अब यहाँ पर कोई आवेश है, इसके कारण फ्लक्स ज्ञात करना है, फिर कैसा मानना पड़ेगा, घन या घनाभ। कारण अब ये समतल है, आयताकार या फिर वर्गाकार मान लो। अब कोई कहे भाई मैं इसमें गोला मानूंगा तो इस गोले में इसको एडजस्ट कहाँ करेगा, गोले में कोई चपटा भाग होता है क्या, नहीं होता है। बेलन में कोई चपटा भाग नहीं होता है, तो फिर एडजस्ट कैसे करेगा इसको। इसीलिए इसके लिए सबसे सुटेबल क्या हो गया, देखो एक दीवार यहाँ मान लो, एक दीवार यहाँ मान लो, एक यहाँ मान लो, एक यहाँ मान लो, एक इसके ऊपर मान लो। तो ये चीज घन या घनाभ मानने में अपने आप ही एडजस्ट हो गई कि नहीं हो गई। तो ये गाउस के प्रश्न जो है गाउस ने सुविधा के हिसाब से माने थे। नियम जैसी कोई चीज नहीं है कि क्या मानना, यूं कोई सा भी मान के आंसर हो जाए पर गणना जटिल हो जाएगी। तो ये तो ये हो गया गोलाकार गाउसी प्रश्न माना, त्रिज्या क्या बनी r। इसके बाद इसलिए माना कौन से बिंदुओं पर ज्ञात करना है, बार वाले बिंदुओं पर ज्ञात करना है, तो बार गाउसी प्रश्न की कल्पना करेंगे। अब अपन चल रहे हैं, तो गाउस के नियम से क्या लगेगा, तो गाउस के
नियम से ई वेक्टर डॉट ds सिग्मा क्यों अपॉन एप्सिलॉन है 0। अब इस गोले के अंदर अचालक ठोस गोले के अंदर कितना आवेश माना है मैंने, इसके अंदर क्यों आवेश है, तो गाउसी पृष्ठ के अंदर कितना हो जाएगा, क्यों ही रहेगा, क्योंकि ये गोला इसके अंदर है कि नहीं, इसके अंदर क्यों है, इसके अंदर भी क्यों हो गया कि नहीं हो गया, तो क्या लिखोगे सिग्मा क्यों बराबर हो जाएगा, क्यों इसको खोलो पहले खोल दो ds cos 0। ये चीज भी तो बता चुका हूं, चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर और सदिश क्षेत्र भी बाहर की ओर, कौन कितना डिग्री हो जाएगा 0 बराबर क्या है बताओ, क्यों एप्सिलॉन है 0 और 0 का मान 1 हो जाएगा, इसको बाहर ले लो आउट वाला क्या है ds क्यों एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, इसका मान e आउट समाकलन करो s s का मतलब इस गोले के लिए क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर क्यों अपॉन एप्सिलॉन 0 एंड e आउट इज इक्वल टू क्यों अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन है 0। चाहे तो अपन इसको ये लिख सकते हैं e आउट बराबर k क्यों अपॉन r स्क्वायर, क्यों 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया। ये रिजल्ट पहले किसके लिए पढ़ चुके हो, बिंदु आवेश के कारण, इसके कारण पढ़ चुके हैं, बिंदु आवेश के कारण भी यही रिजल्ट आता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अचालक ठोस गोला बाहर वाले बिंदुओं के लिए बिंदु आवेश के समान ही व्यवहार करता है, या इस प्रकार से व्यवहार करता है कि जैसे संपूर्ण आवेश उसके आयतन में वितरित होकर उसके केंद्र में इकट्ठा हो चुका है। आगे अपन चलेंगे, क्यों का वैल्यू जो है रो के टर्म में ला सकते हो, इसको इधर बना करता हूं, तो यहां पर ये रखो, इसमें e आउट बराबर 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन 0 ऐसा कैसे, क्यों का मान रो के पदों में लाओ तो क्या होगा बताओ, रो 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, देन e आउट अगर रो के पदों में लाते हो तो क्या हो जाएगा, रो r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। ये अपने पास कहां का हो गया, आउट वाला बिंदु हो गया। सेकंड सतह, सतह का मतलब ये बिंदु यहां आ जाएगा, यहां आते स्मॉल r इसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, इस सरफेस बराबर क्या होगा क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अब इसी में अगर अपन चाहें तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R यहां लिख के देखते हैं तो क्या होगा, इस सरफेस बराबर होगा, इस सरफेस बराबर रो r2 3 एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर एंड इस सरफेस इज इक्वल टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन, ये नियतांक के बराबर है, ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें कोई भी चर नहीं है, ये भी नियतांक, ये भी नियतांक, ये भी नियतांक होता है, तो सतह पर अपने पास विद्युत क्षेत्र नियतांक के बराबर प्राप्त होता है। अब स्क्रीनशॉट ले लो भाई, तुम्हारा टाइम खत्म।